हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन यानी केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो इसके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी आपको जब ये चैप्टर रीड करोगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जान पाएंगे कि कितने प्रकार की भोजन व्यवस्था और सेवाएं होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ केटरिंग एंड फूड सर्विसेज हैं। फिर इस फील्ड की स्कोप क्या है, जो केटरिंग और फूड सर्विस है, जो खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन है, उसका स्कोप क्या है। नेक्स्ट वन ये है कि किसी को अगर फूड सर्विस प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर केटरिंग क्या होता है, यानी खान पान व्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं खान पान व्यवस्था सेवाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है भोजन सेवा किसे कहते हैं। फूड सर्विस क्या होता है। तो भोजन सेवा तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और परोसने का काम या व्यापार है। ये एक बिजनेस है जिसमें फूड को प्रिपेयर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद सर्विंग। नेक्स्ट है कि भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड सर्विस के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरा और संस्कृति, यानी ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो पहले ये होता था कि जैसे बाहर का खाना नहीं खाना है। जब भी कोई अपने जॉब पे जाता था तो अपना टिफ़िन या फिर लंच साथ लेके जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहर का लोग प्रेफर करते हैं, जॉब में होते हैं तो वहीं का वर्कर्स को वहाँ का खाना भी दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, फूड सर्विस का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा ये है कि धार्मिक प्रथाएं यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डेफिनेटली जो फूड सर्विस डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है कि किस टाइप का वो फूड उनकी प्रेफरेंसेस है, किस टाइप से अपना वो सेलिब्रेट करते हैं, जो गेट टुगेदर है वो। और उससे क्या है कि फूड का जो सर्विस है उसका डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उससे टूरिज़्म भी बढ़ा है, और टूरिज़्म बढ़ने से फूड सर्विस डेवलपमेंट भी बढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास यानी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो पहले क्या था, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, सब साथ मिल के खाना खाते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो उसके हिसाब से ही जो पार्टीज़ होती हैं और जो वेडिंग्स होती हैं उसका वो भी चेंज हुआ है। तो इससे जो फूड सर्विसेज हैं उसका डेवलपमेंट भी अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट वन है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी प्रौद्योगिकीय विकास। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी हैं उससे जो फूड सर्विस है उसका डेवलपमेंट भी बढ़ा है। और टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या बढ़ी हैं, जैसे अब एक ही मेन उससे कई चीज़ें बना लेना। फॉर एग्जांपल वीट है, वीट से पहले सिर्फ चपाती और इस टाइप की चीज़ें बनती थी। अब क्या है, आपका ब्रेड मेकिंग है, बिस्किट, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट बनना स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अलावा पास्ता है तो वो भी अफेक्ट हुआ है। फिर है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण ये होता है कि आप एक ही जगह बैठ के अलग अलग कंट्रीज़ के कुजीन का टेस्ट कर सकते हो, क्या क्या बनता है अलग अलग कंट्रीज़ में वो आप एक जगह बैठ के टेस्ट कर सकते हो। तो ये इससे भी भोजन सेवाओं का विकास प्रभावित हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि खान पान व्यवस्था सेवाएं यानी केटरिंग सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक होटल और व्यावसायिक खान पान व्यवस्था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक। तो ये होता है कि इसका पर्पज़ जो है वो लोगों को भरपेट खाना मिले, इतना ही पर्पज़ होता है इसका। और इसमें प्रॉफिट अर्निंग का कोई उनका पर्पज़ नहीं होता है। और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आप मिड डे मील का एग्जांपल ले सकते हो। आईसीडीएस में यानी आंगनवाड़ीज़ में जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। या फिर इसमें ये होता है कि जो खाना या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिले या फिर सब्सिडाइज्ड फॉर्म में, यानी कम पैसे में लोगों को खाना प्रोवाइड हो पाए। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको खाना दिया जाता है तो वो बाहर की अपेक्षा बहुत ही कम पैसे में उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी ओर जो होटल एंड कमर्शियल केटरिंग है यानी जो व्यावसायिक खान पान व्यवस्था है, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, कोई कॉफ़ी शॉप हो गई। तो वो क्या करते हैं कि आपको क्वालिटी फूड देंगे और बदले में आपसे पैसे लेंगे।
फिर हम इसी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जैसे कि कल्याणकारी भोजन प्रबंध सेवा में ये हो गया कि मिड डे मील है और इंडस्ट्रियल कैंटीन है, स्कूल में कोई कैंटीन हो गई और ओल्ड एज होम हो गए जहाँ पे वर्जन आवास जिसको हम बोलेंगे, और ऑर्फनेज हो गए, जेल है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको खाना बहुत ही कम पैसे या फ्री में मिल जाता है। दूसरी साइड व्यावसायिक भोजन प्रबंध की अगर बात करें तो उसमें वही 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए और कैफेटेरिया हो गया। कोई आप हॉलीडे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए आपको कैटरर बुलाना पड़ता है और पे करना पड़ता है। ऐसे ही वेडिंग पर्पज़ पार्टीज़ हो गया तो उसके लिए आप कोई भी केटरिंग वाले को आप ऑर्डर करते हो और आप पे करते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है। जो फूड सर्विस सिस्टम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि परंपरागत यानी कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। तो कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम ये जिसमें भोजन जिस जगह पे पकाया जाता है वहीं पे सर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप घर का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे खाना बनता है वहीं पे आपको सर्व कर दिया जाता है। हॉस्टल्स हैं, होटल या रेस्टोरेंट है, आपने कुछ फूड ऑर्डर किया वहाँ पे बन के आपको उसी टाइम सर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्शियल भोजन सेवा प्रणाली, जिसको रसद विभाग सेवा प्रणाली भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भोजन एक सेंट्रलाइज किचन में बनाया जाता है, बट उसको बाद में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स में मिड डे मील है, दिल्ली में तो स्पेशली ये होता है कि एक सेंट्रलाइज किचन में मिड डे मील प्रिपेयर किया जाता है और उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे ये है कि आपको इक्विपमेंट की कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी एक तो आप हर जगह छोटी छोटी जगह पे खाना बना बना के आप बच्चों को दे रहे हो, तो आपको इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा लेबर और इक्विपमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा ये है कि जो फूड प्रिपेयर किया गया है उसकी क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी भोजन की जो गुणवत्ता है वो एक समान रहे। तो ये इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वन है कि रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम, यानी तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली। तो इसमें ये है कि भोजन संबंधी जो भी आइटम्स हैं यानी फूड आइटम्स हैं उनको पहले ही बना लिया जाता है और उनको फ्रोज़न रखा जाता है जब तक वो यूज़ ना हो। तो बड़ी जो लार्ज सिटीज़ हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे वो फ्रोज़न पराठा, समोसास, कटलेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ अपना फ्रोज़न करके रखते हैं और जब सर्व करना होता है तो वो उसको हीट करके दे देते हैं। तो इसमें कुछ एक कंपनीज़ भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिन्होंने इस टाइप का डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, मार्केटिंग की है इस टाइप की प्रोडक्ट की। वो गोदरेज हो गया जैसे। फिर हम बात करेंगे संयोजक सेवा प्रणाली या फिर असेंबली सर्विस सिस्टम। इसमें ये है कि आपको फुली प्रिपेयर्ड फूड्स आप मार्केट से या मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं और आपको फाइनल में थोड़ी सी उसको फिनिशिंग देनी पड़ती है। या तो आप उसको थोड़ा सीजनिंग कर दोगे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओगे या हीट कर दोगे। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आजकल रेडी टू ईट फूड मिक्सचर मिलता है, एमटीआर का है, और आपको थोड़ा सा आपने जैसे राजमा मिक्सचर है तो आपने उसको हीट किया और खा लिया। और इसमें गोल गप्पे, पानी पूरीज है कि आपने इसमें से मार्केट से लिया और फटाफट उसको थोड़ा सा सीज़न किया या मिक्स किया और खा लिया। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हम बात करेंगे कि मेन्यू यानी भोजन नहीं, हम बात करेंगे भोजन सेवा में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे स्टेप्स हैं जैसे कि प्लानिंग, नियोजन। तो कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस होता है उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी प्लानिंग वहाँ पे हुई है, यानी नियोजन कैसा हुआ है। तो नियोजन में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन काम करेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, कहाँ करना है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक यूनिट हो गई है। उसके बाद हम जाएंगे आयोजन पे, यानी ऑर्गेनाइज करेंगे किसी चीज़ को, किस टाइप के कार्य हम करेंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर, और फिर हम उसके हिसाब से ही कार्य को, जो पद हैं उनके हिसाब से हम बांट देंगे, पोजीशंस को हम डिवाइड कर देंगे। फिर हमारा आ गया प्रतिनिधित्व यानी स्टाफ रखना। हमने कार्य भी बांट दिए हैं, हमने पोजीशंस भी डिवाइड कर दी, तो उसके बाद हमें एम्प्लॉय हायर करने हैं, हमें मेंबर्स रखने हैं जो ये काम करें। तो उसके लिए हम
जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पर्सनल रखेंगे और उनको हम ट्रेनिंग देंगे। ये हमारा स्टाफ रखना या प्रतिनिधित्व में आ गया। नेक्स्ट वन है निर्देशन और कार्य सौंपना, यानी डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन। तो इसमें ये है कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वर्कलोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि जैसे मैनेजर है तो मैनेजमेंट के एम्प्लॉय को हम वो काम सौंप देंगे, कोई शेफ़ है तो हम उसको खाना बनाने का काम देंगे। तो इस टाइप से हम डेलीगेशन यानी काम सौंप देंगे। नेक्स्ट वन है कि नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। तो इसमें ये हम देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये चीज़ हम इसमें कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग यानी संवियन करना। तो इसमें सारी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इसको हम इंटरलिंक और इंटरकनेक्ट करके देखेंगे। उससे क्या है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शंस है वो स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट वन है प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग। तो जो भी काम किया गया है मेंबर्स के द्वारा, तो उसको हम एक रिपोर्टिंग करेंगे किसी भी पेपर की फॉर्म में या कोई और रिकॉर्ड की फॉर्म में रिपोर्टिंग करना होता है। इससे क्या है कि आपका एक बाद तक आपका जो सबूत है या फिर आप कह सकते हो कि वो बना रहता है कि हाँ आपके पास रिटर्न में सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद है बजट बनाना। तो बजट बनाना ये होता है कि किसी भी कितना हमारे पास अवेलेबल मनी है और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या खरीदना है, ये सब हम इसमें बजट बनाने में देखेंगे। तो नेक्स्ट वन है कि मेन्यू प्लानिंग यानी कि व्यंजन सूची। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके मेन्यू पे बेस होती है। मेन्यू में ये देखा जाता है कि आपको कौन कौन से फूड आइटम ऑफर्स करने हैं और उनका क्या क्या प्राइस होगा। तो इसके फंक्शन भी हैं, क्या कार्य करता है मेन्यू। तो कार्य ये करना पड़ता है कि मेन्यू के द्वारा जो कार्य होता है वो ये होता है कि एक तो आपकी जो होटल या रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट की विज्ञापन हो जाती है, यानी कि एक आप जो फूड आइटम देते हो वो आपका कस्टमर जाके कहीं और प्रेज करता है कि हाँ ये आइटम वहाँ पे भी मिलता है और ऐसा मिलता है। तो इससे आपका जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, आपकी सेल प्रमोट हो जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये कि कस्टमर को आते ही ये पता लग जाता है कि आपके क्या क्या फूड आइटम्स आपके रेस्टोरेंट में अवेलेबल है और क्या 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 उसके रेट्स हैं। हाँ, लेकिन मेन्यू प्लान करते टाइम आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, जैसे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सीज़न क्या है, आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, प्राइस रेंज कितनी चल सकती है, आप क्या बनाने वाले हो, ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, तो उसके हिसाब से आपके फूड आइटम्स भी अलग होंगे। ये चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।